नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, वो कई सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। डीएसएसबी, टीजीटी, एसएसटी की जो पीवाई की सीरीज मैंने चला रखी है, उसकी ये क्लास थर्ड होने वाली है। अगर इससे पहले होने वाली जो क्लास मतलब दो क्लासेस हैं, अगर वो आपने नहीं देखी है तो उन्हें जा करके देखिए। आपको डीएसएसबी, टीजीटी, एसएसटी की तैयारी करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है और आपके एग्ज़ाम क्रैक करने में एक तरीके से ये जो सीरीज़ है वो आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के बारे में, या आज की क्लास में हमने किन किन टॉपिक्स को कवर किया है, उन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। अच्छा, ये जो सीरीज़ है, आज मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मैंने कलेक्ट की हैं और ये जो आज की वीडियो होने वाली है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो मैंने टॉपिक्स लिए हैं आज, ये वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो को। पहले हम देख लेते हैं कि जो आज के वीडियो में जो हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखें तो एक है स्टालिनग्राद की लड़ाई। यहाँ से ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक लड़ाई लड़ी गई थी जर्मनी और वर्सेस जो मित्र राष्ट्र थे उनके बीच में। तो इसके बारे में भी जानेंगे, क्या था क्या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानेंगे। ठीक, उसके बाद है अक्सर पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है कि कब हुई थी या कौन कौन सी सेनाएं इसमें लड़ी थी। ठीक है, तो कंप्लीट जानेंगे। इससे रिलेटेड मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं, कुछ यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन हैं जो इस लड़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से किस तरीके से घुमा फिरा करके क्वेश्चन होता है, वो भी लिए हैं। और फिर प्लस एक लियो टॉलस्टॉय नाम का व्यक्ति है जिसके द्वारा दो फेमस बुक लिखी गई थी, जिनका नाम है, एक का नाम है वॉर एंड पीस और दूसरा है अन्ना कैरेनिना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये जो बुक्स हैं ये किस बारे में है। ठीक है, इसके बारे में भी जानेंगे। उसके बाद हमने कार्ल मार्क्स, ये इतना इम्पोर्टेंट व्यक्ति है अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री के पर्पज से देखें तो। पिछली बार यानी कि जब 2025 का मेरा भी एग्ज़ाम था और मैंने काफ़ी सारे जितने भी शिफ्ट हुए थे उन एग्ज़ाम्स को एनालिसिस किया था, तो हर शिफ्ट में इसकी डायरेक्ट स्टेटमेंट भी पूछी गई थी, इसकी बुक्स से क्वेश्चन बने थे। ठीक ठीक है, बुक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें थी, कब लिखी गई थी, कब इनका प्रकाशन हुआ था, मतलब ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए इस ये जो कार्ल मार्क्स नाम का व्यक्ति है। ठीक है, जानेंगे कौन है किस तरीके से। इससे पहले हमने टॉपिक को कवर कर लिया है कि क्या क्या टॉपिक्स हैं और अलग अलग किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, उन सभी चीज़ों को भी मैंने यहाँ पर कवर किया है और क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पर डाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। देखिए, पहले हम जान लेते हैं स्टालिनग्राद की जो लड़ाई थी वो क्या थी। स्टालिनग्राद की जो लड़ाई थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पूर्वी मोर्चे पर लड़ी गई एक महत्वपूर्ण लड़ाई थी। आपको पता होगा, अगर ये क्या था, जो केंद्रीय जो शक्तियाँ थी या जिन्हें हम ध्रुवीय शक्तियाँ कहते थे, जिसमें जर्मनी, इटली और जापान शामिल था, तो इनके पूर्व में तो पड़ जाते थे रूस वगैरह। ठीक है, अगर हम इसके पश्चिमी मोर्चे की बात करें तो इसमें फ्रांस, स्पेन वगैरह देश थे। ठीक है, तो ये पूर्वी मोर्चे की तरफ यानी कि रूस की तरफ लड़ाई लड़ी गई थी। और किस किस के साथ थी? स्टालिनग्राद की जो लड़ाई थी ये जर्मनी और रूस के बीच थी। ठीक है, जिसे अक्सर इतिहास की सबसे खूनी लड़ाई माना जाता है और इस लड़ाई ने युद्ध के रुख को निर्णायक रूप से मोड़ दिया और जर्मनी की हार की शुरुआत की थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये जो स्टालिनग्राद की लड़ाई थी ये पहली हार थी जो हिटलर ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार की थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक क्या, ये क्वेश्चन बना था पिछली बार, अगर हम देखें तो 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आ, वो कौन सी लड़ाई थी जिसको जर्मनी ने या हिटलर ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, उसकी जो पहली हार थी वो क्या थी। तो वो स्टालिनग्राद की लड़ाई थी। ठीक है, इसकी बात करें ये कब हुई थी, तो ये 1942-43 के दौरान हुई थी। अगर आपको एग्जैक्ट डेट की बात करूं तो 17 जुलाई 1942 को ये शुरू हुई थी और 2 फरवरी 1943 को ये समाप्त हो गई थी। डायरेक्ट डेट नहीं पूछेगा तो आपसे ईयर पूछ लेगा कि ये कब लड़ी गई थी। 1942 से लेकर के 1943 के बीच में लड़ी गई थी। ठीक है, किन के बीच लड़ी गई थी, मैंने अभी आपको बताया कि नाजी जर्मनी की सेना और उनके सहयोगी जो जर्मनी, इटली और जापान थे, इनके बनाम सोवियत संघ की लाल सेना के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें ये लड़ी कहाँ पर गई थी, तो ये स्टालिनग्राद नाम का एक शहर था जो वर्तमान में जिसका नाम क्या कर दिया गया है, वोल्गोग्राद। ठीक है, पहले क्या था, स्टालिनग्राद, लेकिन आज के समय की अगर हम बात करें तो आज इसे वोल्गोग्राद कहा जाता है और है कहाँ पर, ये रूस में है। ठीक है, वोल्गा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित एक ये औद्योगिक शहर है।
ठीक है। कमांडर की बात करें तो जर्मनी की तरफ से जो कमांड कर रहे थे सेना को, उनका नाम था फील्ड मार्शल फ्रेडरिक पॉलस। ठीक है। अगर वहीं पर बात करें हम सोवियत संघ की तरफ से जो कमांडर थे, उनका नाम था जनरल जॉर्जी जुकोव और वासिली चुइकोव। ठीक है। ये थोड़े अटपटे से नाम है, इनको याद करने में हो सकता है आपको दिक्कत हो, लेकिन आपको याद होने चाहिए कि कौन जर्मनी की तरफ से कमांड कर रहा था और कौन सोवियत संघ की तरफ से कमांड कर रहा था। ठीक है। अब जानेंगे कि ये जो लड़ाई हुई थी उसके पीछे के कारण क्या थे। ठीक है। देखते हैं इसके पीछे का कारण जो था, एडोल्फ हिटलर के लिए स्टालिनग्राद की पर लड़ाई या स्टालिनग्राद पर कब्जा करना दो मुख्य कारणों से महत्वपूर्ण था। वो दो मुख्य कारण क्या थे? एक तो तेल क्षेत्र मतलब कह सकते हैं कि जो ये शहर था, यानी कि जो स्टालिनग्राद शहर था, वो काकेशस क्षेत्र में महत्वपूर्ण तेल आपूर्ति मांगों के करीब था, जिन पर जर्मनी नियंत्रण चाहता था। मतलब ये एक तरीके से जो महत्वपूर्ण आपूर्ति, मतलब तेल की जो आपूर्ति करता थे, उनकी मांगों के करीब था। इस वजह से जो जर्मनी था वो चाहता था कि इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया जाए। ठीक है। वहीं पर बात करें एक प्रतीकात्मक महत्व किस तरीके से, कि ये जो शहर था, सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन जो उस समय पर सोवियत संघ को लीड कर रहे थे, जिनका नाम था जोसेफ स्टालिन, ये उनके नाम पर था। और हिटलर के लिए एक प्रतीकात्मक जीत के रूप में शहर पर कब्जा करना इम्पोर्टेंट था। ठीक है। और स्टालिन के लिए भी ये शहर जो था, इसकी रक्षा अपनी, एक तरीके से हम कह सकते हैं अपनी प्रतिष्ठा पर आघात समझा था, जब जर्मनी ने इस शहर पर आ, हमला किया था। ठीक है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। स्टालिनग्राद की लड़ाई कब लड़ी गई, 1942-43 में लड़ी गई थी, किन किन के बीच में लड़ी गई थी, वो मैंने आपको बता दिया। और साथ ही साथ रूस की सेना को कौन कमांड कर रहा था और जर्मनी की सेना को कौन कमांड कर रहा था। अब इस लड़ाई से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, स्टालिनग्राद की लड़ाई किस वर्ष तो शुरू हुई और किस वर्ष समाप्त हुई थी, मैंने आपको बता दिया है कि 1942 में शुरू हुई थी और 1943 में खत्म हुई थी। अब से डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि स्टालिनग्राद की लड़ाई कब कब, मतलब कब से कब तक चली थी। तो 1942-43 आपको ऑप्शन में देखा दिया होगा, वहां पर आपको टिक करना है। ठीक। वहीं पर बात करें हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि स्टालिनग्राद का जो वर्तमान नाम है, हालांकि अब तक ये पूछा नहीं गया है, हो सकता है कि अब पूछ ले कि स्टालिनग्राद का जो नाम है वर्तमान में वो क्या है। तो आपको क्या करना है, वोल्गोग्राद। ठीक है। क्या है? वोल्गोग्राद है। वोल्गोग्राद हो चुका है इसका नाम बदल करके। ठीक। वहीं पर बात करें, जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में, किस लड़ाई को अक्सर युद्ध का निर्णायक मोड़ या टर्निंग पॉइंट माना जाता है? टर्निंग पॉइंट माना जाता है स्टालिनग्राद की लड़ाई को, जिसके बारे में मैंने अभी डिस्कस किया है। अच्छा, ये क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें जो जर्मनी की हार थी वो हो चुकी थी, और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, जो 1939 से लेकर के 1945 के बीच में चला था, तो ये जर्मनी ने इस लड़ाई में जो अपनी हार थी, वो मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये पहली हार थी जिसको जर्मनी ने स्वीकार किया था, सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी बना है कि वो कौन सी लड़ाई थी जिसको जर्मनी ने या हिटलर ने सार्वजनिक रूप से पहली बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान स्वीकार किया था, वो यही थी। ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, स्टालिनग्राद की जो लड़ाई थी उसमें जर्मन छठी सेना का नेतृत्व किस फील्ड मार्शल ने किया था, जिसने अंततः आत्मसमर्पण कर दिया था? तो मैंने आपको बताया था कि फ्रेडरिक पॉलस नाम के व्यक्ति थे जो जर्मनी की तरफ से कमांड कर रहे थे सेना को। ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, प्रश्न, सोवियत संघ द्वारा स्टालिनग्राद में जर्मन सेना को घेरने के लिए चलाए गए जवाबी हमले का कोड नाम या कोड नेम क्या था? उसका नाम था ऑपरेशन यूरेनस। ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट स्टालिनग्राद की लड़ाई के बारे में जो भी चीजें थी, जहां जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी चीजें। ठीक। अब बात करते हैं लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे। यहाँ से अक्सर वर्ल्ड हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें, तो इनकी दो फेमस बुक हैं, जिनका नाम है, एक का नाम है वॉर एंड पीस और दूसरी का नाम है अन्ना कैरेनिना, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन बना है। पिछली बार के अगर हम देखें, आई थिंक 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो लियो टॉलस्टॉय की बुक है, फेमस बुक है वॉर एंड पीस, वो किस बारे में है। ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं लियो टॉलस्टॉय की दो सबसे प्रसिद्ध किताबें कौन कौन सी हैं और वो किस बारे में है और वो क्यों प्रसिद्ध है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। देखिए, लियो टॉलस्टॉय की जो दो सबसे प्रसिद्ध बुक हैं वो है, एक तो वॉर एंड पीस, जिसे अगर हम हिंदी की बात करें तो उसे युद्ध और शांति कहा जाएगा, और दूसरी की बात करें तो दूसरी है जिसका नाम है अन्ना कैरेनिना। ठीक है। ये किस चीज़ के बारे में है?
बात करेंगे आगे। ये जो वॉर एंड पीस बुक है वो किस बारे में है? ये जो उपन्यास है, यानी कि जो वॉर एंड पीस जो बुक है, ये एक तरीके का नोवेल है और ये नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा 1805 और 1812 में रूस पर किए गए आक्रमण के सैन्य इतिहास को कवर करता है। ये जो बुक है नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जो 1805 और 1812 में जब रूस पर आक्रमण किया गया था, ये उस बारे में दर्शाती है, मतलब उस बारे में ये बुक है। ठीक है, इसमें युद्ध की रणनीतियां, लड़ाइयों की क्रूरता और सैनिकों के यथार्थवादी अनुभवों का चित्रण बहुत अच्छी तरीके से दर्शाया गया है। ठीक है, तो आपसे बनेगा क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा कि वॉर एंड पीस जो बुक है वो किस बारे में है, तो आपका आंसर होगा कि 1805 और 1812 में जब फ्रांस के द्वारा रूस पर आक्रमण किया गया था, तो ये बुक उसी के बारे में लिखी गई थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें जो अन्ना कैरेनिना है, जो दूसरी फेमस बुक है इसकी, लियो टॉल्स्टॉय की, वो किस बारे में है? ये भी एक प्रसिद्ध नोवेल है, यानी कि उपन्यास है, और जो मुख्य रूप से एक विवाहेतर संबंध और उसके सामाजिक परिणामों के बारे में बताता है। अच्छा, ये बहुत अच्छी बुक है, जो उस समय के जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में है। वो मतलब किस तरीके से पुरुष का जो अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है तो उसको किस तरीके से समाज एक्सेप्ट कर लेता है, अगर यही काम किसी स्त्री के द्वारा किया जाता है तो किस तरीके से समाज के द्वारा उसका बहिष्कार कर दिया जाता है। यही चीजें इस बुक में बताई गई है। ठीक है, तो विवाहेतर संबंध का मतलब है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की अगर हम बात करें। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसमें। ये बुक किस बारे में है? यह है एक विवाहित रूसी अभिजात महिला, मतलब अभिजात मतलब जो उच्च कुल से थी, अन्ना, जिसका नाम क्या था, अन्ना, और एक युवा सैन्य अधिकारी जिसका नाम था काउंट व्रोंस्की के बीच के प्रेम प्रसंग की कहानी है, मतलब उनकी एक लव स्टोरी है ये। ठीक है, ये जो उपन्यास है वो दिखाता है कि कैसे समाज पुरुषों के मामले में ऐसे संबंधों को नजरअंदाज करता है, मतलब एक्सेप्ट भी कर लेता है या एक तरीके से कह सकते हैं कि नजरअंदाज करता है। लेकिन वही बात अगर महिलाओं की आती है तो किस तरीके से महिलाओं का बहिष्कार कर दिया जाता है, ये जो बुक है उन इस चीज के बारे में है। लेकिन अन्ना को उसके जुनून के लिए किस तरीके से बहिष्कृत कर दिया जाता है, ये बुक इस बुक में बहुत अच्छी तरीके से दर्शाया गया है। ठीक है, देखिए है क्या इसमें जानेंगे। अन्ना जो है, इसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम अन्ना है, जो एक महिला है। उसने अपने पति को छोड़ करके अपने प्रेमी काउंट व्रोंस्की के साथ रहने लगती है। समय के साथ जो समाज है उन्हें पूरी तरह से बहिष्कृत कर देता है, जिसे जिससे अन्ना को अकेलापन महसूस होता है और वह व्रोंस्की पर ईर्ष्या और शक करने लगती है और उनका रिश्ता जो है होता है वो तनावपूर्ण हो जाता है। ये एक क्रक्स है इस बुक में, बुक के अंदर जो स्टोरी है उसका। ठीक है, जिसे मैं बता रहा हूँ। मानसिक रूप से पूरी तरह से टूट चुकी अन्ना निराशा और हताश में खुद को एक चलती ट्रेन के नीचे फेंककर आत्महत्या कर लेती है, जिससे कहानी का दुखद अंत हो जाता है। ठीक है, तो ये बुक किसके बारे में है? अन्ना कैरेनिना एक लव स्टोरी है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को दिखाता है। किसकी? मतलब एक अन्ना नाम की लड़की थी, जिसकी मैरिज हो चुकी थी और वो एक सैन्य अधिकारी थे और जिसका नाम था काउंट व्रोंस्की, उसके साथ प्रेम प्रसंग में रहती है, तो उसके बारे में ये बुक है। ठीक है, तो ये होगी हमारी जो लियो टॉल्स्टॉय की जो दो फेमस बुक थी उनके बारे में बता दिया मैंने। आपसे डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन यही बनेगा कि दो फेमस बुक, या तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि दो फेमस बुक कौन सी हैं। ठीक है, या क्वेश्चन बन सकता है कि जो बुक है वो किस बारे में है। ठीक है ना, तो ये हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे, एक सेकंड, हाँ, ये हो गया हमारा लियो टॉल्स्टॉय की फेमस बुक वाला। अब देखो जो ये, अच्छा, आप एक बार के लिए आप लियो टॉल्स्टॉय को इग्नोर कर सकते हो, और जो ऊपर मैंने स्टालिनग्राद की जो लड़ाई बताई है उसको भी आप इग्नोर कर सकते हो। लेकिन ये जो कार्ल मार्क्स है ना, ये आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं या बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हर बार अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में देखें तो यहाँ से बीएसएससी हर बार इसकी सीधी सीधी स्टेटमेंट भी दे देता है कि भाई ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई थी। मेरे अगर मैं शिफ्ट की बात करूँ तो मेरी शिफ्ट में इसकी स्टेटमेंट से क्वेश्चन बना था। मेरा जो पेपर था 2025 में 8 नवंबर को था। हाँ, 8 नवंबर को ही था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। समय हो गया तो इसलिए भूल गया हूँ। ठीक है, इसके लिए क्षमा करिएगा। है क्या, 8 नवंबर को मेरी शिफ्ट में इसकी एक स्टेटमेंट दी गई थी जो पूरी की पूरी इंग्लिश में लिखी हुई थी। ठीक है, तो मैं जान गया था, मैं पढ़ करके जान गया था कि हाँ, ये ऐसी जो स्टेटमेंट है, क्योंकि जो वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है ना वो इसी ने दिया है, जिसको हम आगे जानेंगे वो है क्या। ठीक है, तो वो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था और मैंने इसको टिक कर लिया था और वो मेरा क्वेश्चन सही हो गया था। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते, वीडियो ज़्यादा नहीं बढ़ाते, देख लेते हैं कि कार्ल मार्क्स थे कौन। कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो 1818
में उनका जन्म हुआ था और 1883 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ये चीज याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, एक प्रभावशाली एक जर्मन दार्शनिक थे, अर्थशास्त्री भी थे और एक क्रांतिकारी भी थे। उन्हें साम्यवाद का जनक माना जाता है। किसका माना जाता है? कम्युनिज्म का जनक माना जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए कि साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है, तो आप किस पर टिक करोगे? कार्ल मार्क्स पर। ठीक है, वहीं पर बात करें, इनका ना एक वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, या हम कह सकते हैं कि क्लास स्ट्रगल थ्योरी दी है इन्होंने। वो किस बारे में है? देखते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष का मतलब है कि समाज हमेशा दो विरोधी आर्थिक वर्गों के बीच लड़ाई की स्थिति में रहता है। इसके जो मुख्य बिंदु हैं वो दो वर्ग हैं, एक तो पूंजीपति वर्ग और एक सर्वहारा वर्ग। अच्छा, इन्होंने पूंजीपति वर्ग को बुर्जुआ बुर्जुआ वर्ग कहा है। क्या कहा है? बुर्जुआ कहा है। एक हिंदी में इसे ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि कार्ल मार्क्स ने जो पूंजीपति वर्ग को जो नाम दिया है वो क्या है, और अ, जो मजदूर वर्ग है उसका क्या नाम दिया है। पूंजीपति वर्ग को इन्होंने बुर्जुआ नाम दिया है, जो मैंने यहाँ पर लिखा है स्क्रीन पर। ठीक है, और जो सर्वहारा वर्ग दिया है वो मजदूर वर्ग को नाम दिया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इनकी ये जो थ्योरी है, इसमें दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। वो है क्या? चलिए जानते हैं। देखिए, है क्या? पूंजीपति वर्ग मालिक वर्ग, जिनके पास उत्पादन के अपने साधन होते हैं, जैसे उनके पास फैक्ट्री हो सकती है, जमीन हो सकती है, पैसा हो सकता है। ठीक है, जो दूसरे लोगों को, यानी कि जो सर्वहारा वर्ग को मजदूरी पर रखते हैं, ये उनकी बात कर रहे हैं, यानी कि जो पूंजीपति वर्ग होता है। ठीक है, वहीं पर बात करें हम सर्वहारा वर्ग की, तो ये मजदूर वर्ग होता है जिनके पास केवल अपना श्रम या मेहनत होता है, जिससे वे बेचकर, यानी कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि मेहनत करके अपना गुजारा करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मुख्य बिंदु हैं। इन्होंने बताया कि पूंजीपति वर्ग क्या होता है और शोषण, और जो मजदूर वर्ग है वो क्या होता है। और इन्होंने अपने इस सिद्धांत में ये बताया है कि किस तरीके से जो पूंजीपति वर्ग होता है वो सर्वहारा वर्ग का किस तरीके से शोषण करके अपने लाभों की पूर्ति करता है। ठीक है, शोषण और टकराव। पूंजीपति मजदूरों का शोषण करके मुनाफा कमाते हैं। जो अभी मैंने बताया था, क्या करते हैं? जो पूंजीपति होते हैं वो मजदूरों का शोषण करते हैं और अपना मुनाफा बनाते हैं। मालिक और मजदूरों के हित एक दूसरे से सीधे टकराते हैं। मालिक कम वेतन चाहते हैं, मजदूर ज्यादा। ठीक है, क्रांति, मार्क्स का मानना था, जो कार्ल मार्क्स थे उनका मानना था कि ये जो निरंतर टकराव जो है वो अंततः एक क्रांति को जन्म देगा, जिससे मजदूर वर्ग जीत जाएगा। ये जो जिस तरीके से जो पूंजीपति वर्ग है वो मजदूर वर्ग पर अत्याचार करता है, वो एक क्रांति को जन्म देगा। इनका कहना था कि एक क्रांति आएगी जिससे क्या होगा, अ, जो मजदूर वर्ग है अपने लिए आवाज उठाएगा और पूंजीपति वर्ग से कहीं ना कहीं अपने मांगों की पूर्ति करने में वो सफल हो पाएगा। ठीक है, तो ये चीज थी। और इस क्रांति के बाद एक वर्ग विहीन समाज बनेगा। इन्होंने कहा था इस क्रांति के बाद एक वर्ग विहीन समाज, मतलब जहां पर कोई छोटा बड़ा ना हो, सभी के समान अधिकार हो, सभी के पास समान संपत्ति हो, उस तरीके के एक समाज बनेगा इनके अकॉर्डिंग, जो क्या कहलाएगा? साम्यवादी समाज कहलाएगा, जहां निजी संपत्ति नहीं होगी और शोषण समाप्त हो जाएगा। साम्यवाद में यही चीज है। साम्यवाद में होता क्या है कि जो सारा कंट्रोल होता है ना, वो सरकार के हाथों में, बोल सकते हैं एक तरीके से। और जो किसी को भी अपनी निजी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, तो ये उन्होंने इस टाइप के समाज को साम्यवाद का समाज कहा था। किसने? कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, तो आपसे पूछे कि साम्यवाद का जनक कौन है? कार्ल मार्क्स। आपसे पूछे कि मार्क्सवाद का जनक कौन है? कार्ल मार्क्स। ठीक है, इनकी फेमस बुक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध बुक कौन कौन सी हैं? दो फेमस बुक हैं। एक तो है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इन्होंने तैयार किया था, जिसका प्रकाशन हुआ था 1848 में। कब हुआ था? 1848 में लिखा प्रकाशित हुआ था ये। विषय क्या है इसका कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में? यह कम्युनिस्ट आंदोलन का संस्थापक दस्तावेज बन गया और यह वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को रेखांकित करता है और पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने का आह्वान करता है। अगर आपसे पूछे कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसके द्वारा लिखा गया था, तो कार्ल मार्क्स के द्वारा। कब लिखा गया था? 1848 में लिखा गया था। ठीक है, कार्ल मार्क्स की एक फेमस पंक्ति है, दुनिया के मजदूरों एकजुट हो जाओ। ये 2021 में इस स्टेटमेंट से, मतलब ये डायरेक्ट स्टेटमेंट दी गई थी और पूछा था कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई थी, तो आपको आंसर लगाना है कार्ल मार्क्स के द्वारा। आगे भी क्वेश्चन बनेगा 2018 में, आप देख लेना। अगर आप पीवाईक्यूज को एनालिसिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो स्टेटमेंट है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई है। और ये हर बार पूछी गई। 2018 में देखोगे तो 2018 वाले पेपर्स में आपको देखने को मिल जाएगा, 2021 वाले में भी और 2025 में भी ये दी गई थी स्टेटमेंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है,
उसके बाद हम बात करें इनकी जो सेकंड बुक है जिसका नाम है दास कैपिटल, जो बहुत ज़्यादा फेमस है। कब लिखी गई थी? 1867 में लिखी गई थी। जो इसके अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि इसका जो पहला खंड था, कार्ल मार्क्स ने 1867 में दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखी थी। इसका पहला खंड जो था वो कहाँ पर प्रकाशित हुआ था? बर्लिन में, याद रखिएगा। अच्छा, कुछ चीज़ें तो मुझे ना याद है, जो मैं चीज़ें लिख नहीं पा रहा या आपको पीडीएफ में नहीं मिलेंगी, लेकिन मैं सीधा सीधा ओरली बोल रहा हूँ, तो आप इनको भी अपने नोट्स में नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, जो इसका पहला खंड था कार्ल मार्क्स के समय पर ही, मतलब कार्ल मार्क्स उस समय पर जिंदा थे, 1867 में प्रकाशित हुई थी ये दास कैपिटल पुस्तक। ये किस बारे में है? ये पूंजीवादी व्यवस्था के बारे में है। किसके बारे में है? पूंजीवादी व्यवस्था के बारे में ये बुक लिखी गई है, ठीक है। इसका पहला खंड था जो 1867 में प्रकाशित हुआ था। फिर उसके बाद इसका दूसरा और तीसरा खंड भी प्रकाशित हुए थे। वो किसके द्वारा प्रकाशित किए गए थे और ये कब प्रकाशित किए गए, इसके बारे में जानते हैं। ये जो दास कैपिटल बुक है, इसका पहला खंड 1867 में प्रकाशित हुआ। कहाँ पर? बर्लिन, बर्लिन में। ये मैंने आपको बता दिया। इसका जो दूसरा और तीसरा खंड था, क्या? दूसरा जो सेकंड था, एक सेकंड, इसका जो दूसरा जो खंड था वो 1885 में। कब? 1885 में, कार्ल मार्क्स के मरने के बाद। कब? कार्ल मार्क्स के मरने के बाद। और जो तीसरा खंड था, कौन सा? जो तीसरा खंड था वो 1894 में, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा खंड भी मरने के बाद, और दूसरा तीसरा जो खंड थे कार्ल मार्क्स की जो बुक है दास कैपिटल, उसका दूसरा और तीसरा खंड 1885 1894 में क्रम से प्रकाशित हुए थे कार्ल मार्क्स के मरने के बाद। अच्छा, इनको संपादित किसने किया था? इनको संपादित किया था फ्रेडरिक एंगेल्स नाम के व्यक्ति थे। इसने फ्रेडरिक एंगेल्स नाम के व्यक्ति थे, ऐसे ये लिखा जाएगा, ठीक है। कौन थे? फ्रेडरिक एंगेल्स ने इन्हें संपादित किया था, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम की जो बुक है, या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हम जिसे कह सकते हैं, ये भी इन्होंने फ्रेडरिक एंगेल्स के साथ मिलकर ही तैयार किया था। कब? 1848 में, ठीक है, याद रहेगा। पहला खंड याद रखना है आपको, और दूसरा तीसरा खंड मैंने आपको बता दिया कब आया था, किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, कब, मतलब मरने के बाद, कार्ल मार्क्स के मरने के बाद। एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो दास कैपिटल बुक है, इसका जो अ, इसका जो एक खंड था, पहला खंड, यानी कि जो पहला खंड था रूसी भाषा में। कौन सी भाषा में? यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बना था कि दास कैपिटल बुक का जो पहला खंड था रूसी भाषा में कब प्रकाशित हुआ था? कौन सी भाषा में? रूसी भाषा में। ये प्रकाशित हुआ था 1872 में। कब? 1872 में, ठीक है, याद रखिएगा। दोनों चीजें अलग हैं। दूसरा तीसरा खंड 1885 1894 में, पहला खंड 1867 में, और जो पहला खंड था जो रूसी भाषा में प्रकाशित हुआ था वो 1872 में। किस बारे में बुक है? पूंजीवादी व्यवस्था के बारे में है, ठीक है। वहीं पर बात कर लेते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं। जैसे कार्ल मार्क्स के अनुसार, पहला क्वेश्चन है हमारा, कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास में सभी सामाजिक परिवर्तनों का मुख्य कारण क्या था? तो वो था वर्ग संघर्ष। जिन्होंने जिन्होंने इस चीज को अपनी जो क्लास स्ट्रगल थ्योरी थी उसमें बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, ठीक। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित पूंजीवादी वर्ग को या पूंजीपति वर्ग को क्या कहा जाता था? तो मैंने आपको बताया था बुर्जुआ वर्ग, बुर्जुआ वर्ग कहा जाता था। और ये जो सर्वहारा वर्ग था, इसे क्या कहा गया है? सर्वहारा वर्ग। क्या? सर्वहारा वर्ग, ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मार्क्स के सिद्धांत में जो सर्वहारा वर्ग है वो कौन होता है? मैंने आपको बता दिया कि मजदूर वर्ग जो अपना श्रम बेचता है, ठीक। कार्ल मार्क्स का अंतिम लक्ष्य क्या था जो वर्ग संघर्ष के बाद प्राप्त हो जाता? तो वो था वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना, यानी कि साम्यवादी समाज की स्थापना करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया के मजदूरों एकजुट हो जाओ, ये जो प्रसिद्ध नारा था वो कार्ल मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक में दिया था? अच्छा, ये मैं बताना भूल गया था, ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में दिया था, ठीक है, जो कब प्रकाशित हुई थी? 1848 में, ठीक है। यहीं पर बात करें हम, ये जो क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स की कौन सी पुस्तक पूंजीवाद के विस्तृत आर्थिक विश्लेषण के लिए जानी जाती है? तो वो थी दास कैपिटल, ठीक है। कौन सी थी? दास कैपिटल। उसके बाद हम बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर लिखी थी? मैंने आपको बताया था ना कि अभी वो थे फ्रेडरिक एंगेल्स, ठीक है, याद रखिएगा।
यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। अच्छा, ये भी डायरेक्ट बन जाता है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स के द्वारा तैयार किया गया था, लेकिन उनका साथ देने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो आप लिखोगे फ्रेडरिक एंगेल्स। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यही हो जाती है हमारी वीडियो खत्म। यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं या हमारा दिया हुआ कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है DSSB, TCT, SST को लेकर के, तो आप अपना क्वेश्चन या अपनी क्वेरी या आपका जो भी सवाल है, आप कहाँ पर लिख सकते हैं? कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियोस को, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली वीडियोस, ताकि आप आसानी से उन्हें देख सकें। क्योंकि ये जो आपका एक लाइक और एक कमेंट और एक सेक्शन या एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है आपके लिए कंटेंट तैयार करने में, आपके लिए वीडियो बनाने में। ठीक है दोस्तों, चलिए यही थी हमारे आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।